Hi everyone, in today's video we are going to do the important questions asked for 3 marks in the DLED first year examination of contemporary Indian society. These questions are from previous year exam from session 15 to 17. Let's do. First question is, what is the effect of Jallianwala Bagh massacre on the freedom struggle? Jallianwala Bagh massacre happened on April 13, 1919 when British soldiers fired on thousands of innocent people in Amritsar, Punjab. This event created deep anger in the hearts of Indians. It shows the true cruelty of British rule. Many people who were loyal to the British before now started fighting for India's freedom. The leaders like Mahatma Gandhi became more determined to remove British rule. It gave rise to strong movements like non-cooperation movement 1920. This massacre made Indians more united and determined to fight for the freedom. अब मैं आपको समझा देती हूँ इसमें क्या क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हो, हिंदी में बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जलियांवाला बाग मैसेकर में क्या हुआ था कि लोग बैसाखी मनाने गए थे, ठीक है, जलियांवाला बाग में ऑन अप्रैल 13, 1919 एंड जो जनरल डायर था ब्रिटिशर, तो उसे ऐसा लगा कि लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसने क्या करा, जो एक ही एंट्री थी एग्ज़िट जो एग्ज़िट एक ही एग्ज़िट थी उसे बंद कर दिया उन्होंने एंड अपने सोल्जर्स को बुला लिया एंड बिना किसी वार्निंग के उन्हें फायर करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस को मार दिया गया था तब, ठीक है, एंड काफ़ी सारी इंजरीज भी कई लोगों को हुई थी इससे। तो इसकी वजह से जो लोग थे बहुत एंग्री हो गए उनकी इस चीज़ पर, ब्रिटिशर्स के, एंड कुछ लोग पहले ब्रिटिशर्स के साथ भी थे, पर जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो क्या हो गया, जब उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो तो मार रहे हैं इंडियंस को, तो फिर वो भी इंडियन सारे यूनाइट हो गए और उन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ना शुरू कर दिया। सो ये था जलियांवाला बाग मैसेकर। इससे उसके बाद कुछ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स हुई थी, जैसे कि नॉन कॉपरेशन एक्ट महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, एंड ये जो एक्ट था ये नॉन वायलेंस वाला था, इन 1920 में चलाया गया था, ये आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। देन व्हाट इज़ द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियज़म। कॉलोनिज़म पहले तो आपको बताना चाहिए क्या होता है, ठीक है, फिर ही आप इसका पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट है वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि क्या होता है कॉलोनिज़म। कॉलोनिज़म ब्रिटिशर्स के टाइम पर हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने कॉलोनीज़ बना दी थी, राइट। कैसे बनाई थी कॉलोनीज़, एंड उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, हमने जल्दी से वीडियो को ख़त्म करना है ताकि जल्दी से मैं सभी क्वेश्चंस को करवा दूँ। सो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पूछा गया है, हम उसकी ही बात करते हैं जल्दी से। कॉलोनिज़म के बहुत पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़े, जो कि ब्रिटिशर्स जो थे कंट्रोल्ड द एंटायर गवर्नमेंट, क्योंकि उनके पास ही टोटल गवर्नमेंट थी एंड इंडियंस के पास कोई पावर नहीं थी। जब कोई भी पावरफुल कंट्री वीक कंट्री को पूरा कंट्रोल कर ले, उसके जो चीज़ें हैं रिसोर्सेज सभी चीज़ों को यूज़ करे, वो होता है ना कॉलोनिज़म। एंड जो भी लॉज वगैरह उन्होंने ब्रिटिशर्स ने बनाए उनके लिए ही थे, अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने बनाए, इंडियंस के लिए बिल्कुल कुछ सोचा नहीं था। तो उससे बहुत चीज़ें हुई, पॉलिटिकल इम्पैक्ट उससे बहुत पड़े, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने सभी जो चीज़ें करी वो अपने लिए करी, और उससे
जो हमारे इंडिया के लोग थे उनकी जो इनकम थी वो कम होने लगी। उन्होंने रेलवेज़ वगैरह बनाए या कुछ भी बनाए तो वो अपने बेनिफिट के लिए बनाए थे। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा कि वो जो भी एग्रीकल्चर में भी क्रॉप्स उगवाते थे, वो भी जो क्रॉप्स थी कैश क्रॉप्स का वो बिज़नेस करते थे। रॉ मटेरियल वगैरह इंडिगो, कॉटन इस टाइप का उगाते थे। जो फूड क्रॉप्स थी, लोगों के लिए खाना नहीं बचा था। ज़मींदारी सिस्टम उन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया था। एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी इंडियन इकोनॉमी में कि जो इंडिया में ही इंडस्ट्रीज़ थी, जो यहाँ पर चलता था काम, वो सारा बंद हो गया। उनको जो चीज़ चाहिए थी तो वही चीज़ करते थे। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं थी, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी भी आ सकती थी। फर्टिलाइज़र्स का भी इनसिग्निफिकेंट यूज़ जो है वो किया जाता था। तो इसकी वजह से पॉलिटिकल चीज़ें क्या हुई, ब्रिटिशर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था और जो जुडिशियल सिस्टम था वो इंडियंस को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, जिससे कि वॉर्स होने लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द गदर पार्टी। गदर पार्टी में आप क्या लिखोगे कि ये एक गदर पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी थी जिसमें इंडिया के ही लोगों के द्वारा बनाई गई थी, कुछ लोगों ने बनाई थी, पर वो इंडिया में नहीं रहते थे, वो यूएस में रहते थे। एंड इंडिया को फ्रीडम दिलवाना चाहते थे। मेनली जो लोगों ने ये बनाई थी दैट वर पंजाबीज़। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट उन्होंने ये बनाई थी इन 1913। ओके। एंड उन्होंने एक न्यूज़पेपर प्रिंट करवाया था, उसका नाम गदर रखा था। उससे वो लोगों को बहुत मोटिवेट करते थे, अपने आइडियाज़ सब कुछ उसमें वो प्रिंट करके एंड लोगों को जो इंडियंस थे उनको भेजते थे। एंड उससे इससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, पर यस इंस्पिरेशन बहुत लोगों को इससे मिली थी, बहुत फ्रीडम फाइटर्स को भी इससे मिली थी। एंड कंट्रीब्यूशन तो इससे हुआ था, पर ये प्लान फेल हो गया था। पर यस इंस्पिरेशन लोगों को इससे काफ़ी मिली थी फॉर फाइट के लिए, जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी उसके लिए काफ़ी इंस्पिरेशन इससे मिली थी। So the Ghadar Party was a group of Indian revolutionaries who fight against the British rule. It was formed in 1913 in the US by Indians who lived there. The main goal was to make India free from the British rule through the armed revolution. उन्होंने armed revolution का यहाँ पर यूज़ करा था. The party printed a newspaper called Ghadar which spread messages of freedom. They tried to bring Indian soldiers and people together to fight against the British, and their plan failed. They inspired many Indians to continue the fight for the independence. देन आता है सांची कमांडी स्कूल। ये क्या होता है? ये एक ऐसा स्कूल था जो कि मोस्टली आप कह सकते हो कि विलेजेस में ये एक चीज़ करी गई थी जहाँ पर क्या था कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग इकट्ठे आके पढ़ेंगे, कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यूनिटी को प्रमोट करा जाएगा, सभी बैकग्राउंड्स के जो बच्चे हैं उन्हें इक्वली यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है। मोस्टली यहाँ पर ये भी चीज़ लिख सकते हो कि उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए ये ज़्यादा था। एंड ट्रेडिशनल जो भी चीज़ें हैं उनको उस चीज़ को यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता था विद द मॉडर्न एजुकेशन। ट्रेडिशनल नॉलेज भी दी जाती थी। सो सांची कमांडी स्कूल वॉज स्टार्टेड टू हेल्प पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़ come together. It focused on removing caste discrimination, promoting unity. The school wanted to educate children from all the backgrounds equally without discrimination. It aimed to spread awareness about the social harmony, cooperation and the equality. It also encouraged practical education that helped children learn useful skills for life. फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, वुमेन एजुकेशन को बहुत टाइम तक इसको इग्नोर करा जाता था क्योंकि कुछ हमारे ओल्ड ट्रेडिशंस ही ऐसे थे एंड बिलीव्स ही ऐसी थी। पर इन द पास्ट द गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू गो टू द स्कूल्स, उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता था। पर फिर कुछ रिफॉर्म्स हुए, राजा राम मोहन रॉय, सावित्रीबाई फूले, महात्मा गांधी ने इस पर काफ़ी काम करा टू एजुकेट द वुमेन। सो आज वुमेन के पास इक्वल राइट्स हैं एजुकेशन के। गवर्नमेंट के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड काफ़ी स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं टू गर्ल्स फॉर द encouragement ऑफ एजुकेशन। एंड वुमेन एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द एंटायर सोसाइटी। एजुकेटेड वुमेन काम कर सकती हैं, डिसीज़न ले सकती हैं एंड कंट्री की ग्रोथ में भी वो कंट्रीब्यूट करती हैं। नेक्स्ट वी हैव लोकसभा एंड राज्यसभा। कैसे बनाई जाती है? यस, लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है, ये तो हमें पता ही है। वी हैव टू हाउसेस इन द पार्लियामेंट, ओके। लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा क्या होता है? हाउस ऑफ पीपल। एंड राज्यसभा क्या होता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर लोग जो हैं इंडिया के थ्रू इलेक्शंस इलेक्ट करे जाते हैं इनके मेंबर्स लोकसभा के। कितने मेंबर्स हैं? 543। कितने साल तक सर्व करेंगे? 5 ईयर्स तक। राज्यसभा में क्या है? डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है। कौन इसे चूज़ करता है? बाय द MLAs विच इज़ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। कितने मेंबर्स होते हैं? 250। कितने साल सर्व करते हैं? 6 साल। तो दोनों हाउसेस जो हैं उनका काम बता देते हैं, लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं कंट्री के लिए। नेक्स्ट वी हैव कंट्रीज जुडिशरी इंडिपेंडेंस। इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट, उसके पास जुडिशरी है। इसका मतलब है कि कोर्ट्स जो है कि कोई भी फैसला अगर वो देते हैं तो वो फ्री एंड फेयर होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं होगा, कोई इसमें पॉलिटिकल रोल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई पॉलिटिकल बंदा है और वो जैसा कहे वैसा कोर्ट डिसीजन दे दे, ये चीज़ नहीं है। कोर्ट के पास जो है, कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट से अलग है, उसके अंडर वो नहीं आती है। उसका काम है सभी लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना। अगर वो गवर्नमेंट के अंडर ही आएगी तो फिर सभी को जस्टिस नहीं मिल सकती है, राइट। पॉलिटिकल इम्पैक्ट उसका पड़ता ही है, पर ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट भी कोई लॉ या कोई रूल ऐसा बना देती है जो कि सही नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, लोगों के राइट्स को छीना जा रहा है उसके थ्रू, सो जो कोर्ट है वो उसे चेंज करने के लिए या उसे ख़त्म करने के लिए कह सकती है। अनफेयर लॉज वगैरह अगर वो बनाते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, ये लोअर कोर्ट जो हैं, जो डिसीज़न वो देंगे वही सरकार को भी मानना पड़ेगा। एंड ये तीनों कोर्ट्स जो हैं वो अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। लोगों के राइट्स एंड लॉ ऑर्डर जो हैं कंट्री के, उसे प्रोटेक्ट करा जाता है पूरी तरह से। जलियांवाला बाग मैसेकर दोबारा से आ गया है, तो ये हम दोबारा नहीं करेंगे, ओके। देन व्हाट स्टेप्स वर टेकन फॉर द लिबरलाइजेशन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। सो लिबरलाइजेशन सबसे पहले होता क्या है? रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा जो हैं वो हमने कम कर देनी है, हमने नहीं कम करनी है। जस्ट इसका मीनिंग बता रही हूँ कि गवर्नमेंट रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाएंगी तो उससे जो हमारा बिजनेस है वो जल्दी ग्रो करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इससे किसी भी कंट्री से फॉरेन कंपनीज़ इन्वेस्ट कर सकती हैं, टैक्स में होगा बचत होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमें इजी रहेगा, फॉरेन कंपनीज़ जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं वो हमारे पास फॉरेन आएंगी कंपनीज़, तो उससे टेक्नोलॉजी का हमें एडवांसमेंट मिलेगी, बहुत सारी इससे चीज़ें हमें मिलती हैं। सो लिबरलाइजेशन मीन्स opening the economy for the private businesses
and reducing government control. The Indian government introduced economic reforms in 1991 to improve the country's financial condition, and some important steps were taken for this, allowing private companies to start their business easily, reducing restrictions on the foreign companies to invest in India, encourage competition between the companies to provide better services, then reducing import taxes so that foreign goods came cheaper, developing modern industries, banking and technology sectors. These steps helped India grow and become a global economic power. Okay. Next we have Panchayati Raj. सो पंचायती राज कंसेप्ट हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन से आता है कि जो हायर लेवल की गवर्नमेंट है वो लोअर लेवल की गवर्नमेंट को सारे पावर दे दे कि वो भी जो हैं कोई भी लो या कोई भी वर्क करना है लोगों के हित के लिए तो वो चीज़ वो कर पाए, थोड़ा लॉज एंड रूल्स छोटे मोटे वो बना सकते हैं। तो ये पंचायती राज जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ही आता है, जैसे विकेंद्रीकरण पंजाबी में कहा जाता है। एंड पंचायती राज जो कंसेप्ट है ये लोकल गवर्नमेंट की तरह होता है विलेजेस में, कि कुछ पावर जो है वो लोअर जो लेवल पे हमारे पास गवर्नमेंट है लोअर लेवल की, तो उनके पास भी होती है। ये जो कंसेप्ट है टू गिव पावर टू द लोकल पीपल टू मैनेज देयर ओन विलेजेस, ये भी हमारे पास आ जाएगा इसके अंडर ही। तो हमारे पास 3 यहाँ पर टायर्स होंगे पंचायती राज के, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति एंड देन जिला परिषद। ओके, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये हमारे पास होंगे। सबसे पहले हमारे पास है ग्राम पंचायत दैट वर्क्स एट द विलेज लेवल, विलेज लेवल पर काम करेगी, इसका हेड कौन होगा? सरपंच। फिर है ब्लॉक लेवल जो कि ब्लॉक लेवल पर काम करेगी एंड बहुत सारे जब विलेजेस जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको ये संभालेगी। नेक्स्ट वी हैव ज़िला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होगा उस पर ये काम करेगी। देन पंचायती राज हेल्प्स इन रूरल डेवलपमेंट, इम्प्रूविंग रोड्स, स्कूल्स, वाटर सप्लाई, हेल्थ केयर एंड विलेजेस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसमें रह गया है इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। क्या वातावरण के प्रति हमें एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को कि हमें उससे पोल्यूट वगैरह नहीं करनी चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, एक्सेसिव यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो हैं सब चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं। इट लीड्स टू द प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, लैक ऑफ क्लीन एयर एंड वाटर। टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट क्या क्या करना चाहिए? एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं, प्लास्टिक वेस्ट कम करें, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें, रिसाइकल एंड रीयूज़ करें मटेरियल्स को, एंड लोगों को एजुकेट करेंगे, उन्हें अवेयर करेंगे इस चीज़ के बारे में, उन्हें एजुकेट करेंगे, तभी फ्यूचर जनरेशन के जो नीड्स हैं उनके लिए भी हम ये चीज़ जो हैं वो बचा पाएंगे, उन्हें गुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ भी बिल्कुल भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज़।